हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों। कैसे हो आप सभी को राधे राधे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आ गए क्लास में? ग्रेट। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ये क्या नाम है आपका? ओम दत्त। हाँ, ओम दत्त, आरती, ललित, प्रियांशी, सविता। हाँ, सभी बच्चे आ गए हैं ना? ठीक है। एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस वगैरह आ रही है सभी को क्लियर? स्क्रीन सब कुछ दिख रहा है, कोई ग्लिच नहीं है, कोई भी बफरिंग नहीं हो रही है ना? कंफर्म है? सभी बच्चे बताओ, ऑल क्लियर? वॉइस वगैरह सभी को क्लियर आ रही है? कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? ठीक है। और सभी बच्चों ने रिवीजन कर ही लिया होगा, सभी से मुझे उम्मीद है ना? क्या कर लिया होगा, है ना? ओके। ठीक है। ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर। वेरी गुड पवन। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हमारा वन शॉट होने वाला है यूनिट 4 का। ठीक है। और बहुत से बच्चों ने मेरे साथ यूनिट 4 कंप्लीट भी किया था जब भी हम लोगों ने वन शॉट किया था, और आज भी हम लोग फिर से रिवीजन कर रहे हैं। और जो बच्चा क्लास में नया है वो भी आज यूनिट 4 का रिवीजन कर लेगा, यानी यूनिट 4 कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास ना 2 यूनिट बच जाएगी। एक तो आपकी यूनिट 1 बच जाएगी और यूनिट 5 बच जाएगी, जो कि कल कल होने वाली है। ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। आज यूनिट 4 है। इस यूनिट 4 में हम लोग क्या जानने वाले हैं? जितने भी हमारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है ना, अपने जो प्राचीन पद्धतियां हैं, जो अभी नए पद्धतियां हैं जिससे हम लोग अपने ट्रीटमेंट करते हैं, चिकित्सा करते हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारा फार्माकोग्नोसी का क्या रोल होता है? ठीक है ना? फार्माकोग्नोसी क्या काम में आती है? जैसे हमारे एलोपैथी है। एलोपैथी आप लोग जो अभी यूज कर रहे हो, जितने भी हमारे केमिकल्स या एजेंट है, ड्रग्स है, ये जो दवाइयाँ ले रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, ये सारे हमारे एलोपैथी है। ठीक है ना? फिर आता है हमारा आयुष सिस्टम। आयुष सिस्टम सभी को पता है, जो प्राचीन काल से चले हुए आ रहे हैं, जैसे कि हमारा आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया। ठीक है, ये आयुष सिस्टम बोला जाता है इनको, यानी कि एक प्राचीन पद्धति जिसमें हम लोग अलग अलग तरीकों से पेशेंट का इलाज किया जाता है। ओके, इतनी बात सभी को पता है। अब हम लोग ना ये पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में कि आखिर इन पद्धतियों के अंदर ये नए नए जो तरीके हैं हमारे पास, जो पुराने तरीके हैं हमारे पास मेडिकल के, ठीक है, उनके अंदर फार्माकोग्नोसी का क्या काम होता है? फार्माकोग्नोसी आखिर क्या यूज में आती है? ओके, इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन। फार्माकोग्नोसी हम लोग स्टार्टिंग में ही जान लिए थे जब फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, एक बार और फिर से देख लो। फार्माकोग्नोसी आखिर है क्या? फार्माकोग्नोसी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम लोग अपने जो क्रूड ड्रग होते हैं, जो हमारे यहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है ना? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। नेचुरल सोर्स से हम लोग प्राप्त करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ओके, इतनी बात सिंपल सी, एक छोटी सी लैंग्वेज में, एक छोटी सी डेफिनेशन में हम लोग समझ लिए। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, फार्माकोग्नोसी सभी को पता है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फार्माकोग्नोसी का क्या रोल होता है एलोपैथी के अंदर। एलोपैथी यानी कि जो अभी हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं, 90% लोग एलोपैथी का यूज कर रहे हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो हमारे आयुष सिस्टम को या दूसरे ट्रेडिशनल हमारी जो पद्धतियां हैं उनको यूज करती है मेडिकल चिकित्सा में। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर एलोपैथी का क्या रोल है, एलोपैथी के अंदर फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है, ये देखिए। मैनी मॉडर्न मेडिसिन आर डेराइव फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सी ऐसी मॉडर्न मेडिसिन है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जिनका ना एक्सट्रैक्ट हमें प्लांट से ही मिलता है, प्लांट से लिया जाता है। ठीक है ना? जैसे एस्प्रिन है, ये हमारा विलो बार्क से लिया जाता है। विलो एक प्रकार का वृक्ष होता है, उसकी जो छाल होती है, बार्क का मतलब क्या होता है? पेड़ की छाल होती है, तो उसका यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन हमारे ओपियम से यूज किया जाता है। ओपियम आप लोगों को पता है, अफीम आप लोग ने सुना ही होगा कि अफीम को उगाया जाता है, उसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो ओपियम से हमारा मॉर्फिन नाम की एक मॉडल ड्रग बनाई जाती है, और ये मॉर्फिन हमारा एज अ नार्कोटिक यूज किया जाता है। ठीक है ना? ये तो सभी को पता ही है। बार्क आप सभी को पता है, ये प्लांट अगर है तो ये जो छाल होती है ना, ये वाली छाल, ठीक है ना, ये वाली छाल का यूज करके हमारी मॉडल ड्रग्स बनाई जाती है। ठीक है ना? चलो, इतनी बात समझ में आ रही है। एस्प्रिन का यूज कहाँ किया जाता है और कैसे बनाया जाता है? ये हमारा
विलो बार्क यानी कि विलो वृक्ष की छाल से लिया जाता है और उससे बनाया जाता है। इतनी बात तो सिंपल है। न्यू अपडेट में समझ नहीं पाया, क्या बोल रहे हो ललित? न्यू अपडेट, कौन सा अपडेट? चलिए, इतनी बात तो सिंपल समझ में आ गई कि एलोपैथी के अंदर जो हम लोग अपनी मॉडल ड्रग बनाई जाती है, मॉडल ड्रग बनाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट भी हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, हमें नेचर से मिलता है। और ये नेचर और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? हम फार्मेसी के फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? तो फार्माकोग्नोसी का जो हमारा मेन रोल है अपने एलोपैथी के अंदर, तो वो यही है कि हम लोग अपने नेचर से मिलने वाली क्रूड ड्रग का यूज करते हैं अपनी मॉडल मेडिसिन के अंदर। यानी कि क्रूड ड्रग का यूज कर उसका एक्सट्रैक्ट लेकर हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन कर अपने केमिकल्स कंपाउंड मिलाकर अपनी मॉडल ड्रग बनाते हैं, ठीक है ना, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है? तो फार्माकोग्नोसी हमारी मदद करती है, हेल्प करती है इन द ड्रग डिस्कवरी, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। जो हमारी मॉडल टेक्निक है, हमारी जो एलोपैथी टेक्निक है, इसके अंदर हमारी जो फार्माकोग्नोसी है वो हमारी ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करता है, हमारी क्वालिटी बढ़ाता है और मेरे प्यारे बच्चों नई नई ड्रग की डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। डिस्कवरी कैसे हो रही है? जैसे हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर कुछ नया डिस्कवर करते हैं तो हमारी जो मॉडर्न टेक्निक है, जो हमारी एलोपैथी है, तो उसके अंदर ना कुछ मॉडिफिकेशन कर अपनी मॉडर्न जो ड्रग्स है उसको बना लेती है। यानी कि केमिकल कंपाउंड मिलाकर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर नई ड्रग्स का निर्माण कर लेती है। तो आपको समझ में आया कि फार्माकोग्नोसी का आखिर क्या रोल है हमारे एलोपैथी में। आखिर एलोपैथी में फार्माकोग्नोसी को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, हमारे टेस्टिंग के लिए और नई नई ड्रग्स की डिस्कवरी के लिए, इसलिए फार्माकोग्नोसी का यूज हमारे एलोपैथी के अंदर किया जाता है। क्लियर है? शॉर्ट है सब कुछ? वेरी गुड। इसके बाद हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, आयुष सिस्टम। आयुष सिस्टम यानी कि AYUSH, यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये हमारा क्या होता है? ये एक आयुष सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, पुरानी पद्धति होती है। पहले के समय पे ना, जब हमारी मॉडल पद्धति नहीं थी, मॉडल ये जो हमारा एलोपैथी है ये नहीं था, तो पहले के समय पे ये आयुर्वेद के सिस्टम से हमारा ट्रीटमेंट हुआ करता था, यूनानी सिस्टम से हमारा ट्रीटमेंट हुआ करता था, होम्योपैथी सिस्टम से ट्रीटमेंट हुआ करता था, और इनसे भी पुराना पता है क्या है? होम्योपैथी, सिद्धा से भी पुराना हमारा आयुर्वेद है। आयुर्वेद यानी कि भगवान के समय से ये चलता हुआ आ रहा है ना? भगवान के समय से हमारा आयुर्वेद यूज हो रहा है, आयुर्वेद पद्धति का यूज हो रहा है हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए और हमें बीमारी से बचाने के लिए। ठीक है ना? इतनी बात सभी को पता है। अब आयुर्वेद के अंदर हमारा फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है ये भी जानना जरूरी है। आयुर्वेद का अंदर आप लोगों को पता होगा ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आयुर्वेद के अंदर ना हमारे जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट होता है, पेस्ट से ट्रीटमेंट होता है, ऑयल से ट्रीटमेंट होता है, पाउडर से ट्रीटमेंट होता है। ये एज ए ड्रग इनका यूज किया जाता है, जड़ी बूटियां एज ए ड्रग इनको दिया जाता है, तेल वगैरह ये एज ए ड्रग इनका यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जब हम जड़ी बूटी की बात करते हैं तो जड़ी बूटियां हमारी किससे रिलेट करती है? हमारे नेचर से रिलेट करती है कि नहीं करती? बिल्कुल कनेक्ट है। हमारा जो जड़ी बूटियां हैं, हमारा जो पाउडर है, हमारा जो ऑयल है, हमारा जो पेस्ट है, ये हमें नेचर से ही मिलने वाले प्रोडक्ट से ही तो बनाना होता है, प्लांट से ही तो बनाना होता है। और ये हम लोग जानेंगे कहाँ से? हम लोग फार्माकोग्नोसी से जानेंगे। यानी कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके वेरिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं। और जब हमें नए नए वेरिएंट्स के बारे में पता चलेगा, नए नए प्लांट्स के बारे में पता चलेगा, उनके गुणों के बारे में पता चलेगा, उसके थेरेपेटिक के बारे में पता चलेगा, उसके मैकेनिज्म के बारे में पता चलेगा, तभी तो हम आयुर्वेद के अंदर उसको और अच्छा कर पाएंगे, नई नई ड्रग्स को डिस्कवर कर पाएंगे, है ना? ग्रेट, ग्रेट है बच्चों। क्या बोल रहे हो आप? अच्छा अच्छा, ऐप का बहुत बढ़िया। अपडेट आते रहते हैं, आप लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत अपना कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट कंफ्यूजन बन रही है ना? ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई है। यूज प्लांट बेस्ड मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, डिकॉक्शन एंड पेस्ट। ठीक है ना? यानी कि लेप, काढ़ा, जड़ी बूटियां का प्रयोग कर ही हम लोग अपने आयुर्वेद के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फार्माकोग्नोसी हमारी आइडेंटिटी करने में, स्टैंडर्डाइज हर्ब्स के लिए
हमारी हेल्प करती है आयुर्वेद के अंदर। जब हम लोग सब कुछ जान लेंगे, प्लांट्स के बारे में जान लेंगे, नई नई हर्ब्स के बारे में जान लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों फार्माकोग्नोसी हमारी आइडेंटिटी करने में भी कि कौन सी स्टैंडर्डाइज, कौन सी क्वालिटेटिव हमारी हर्ब्स है जिससे हम लोग अपनी जड़ी बूटियाँ या फिर अपनी ड्रग्स बना सके, जो हम अपने आयुर्वेद में यूज करते हैं, जिससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी फार्माकोग्नोसी का मेन रोल है और फार्माकोग्नोसी हमारी हेल्प करती है आयुर्वेद के अंदर। ओके, चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनानी की। यूनानी मेरे प्यारे बच्चों, यूनानी हमारा जो है वो फोर ह्यूमर्स कौन कौन सा होता है हमारा, जैसे कि ब्लड, फेलिंगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। हमारा जो यूनानी है ना, जो डायग्नोसिस सिस्टम है इनका, तो हमारे ये चार चीजों को बैलेंस बनाता है यूनानी। वो कहना, यूनानी का कहना का मतलब है, जो यूनानी पद्धति है ना, यूनानी पद्धति का कहना है अगर हमारी ये चार चीज ठीक रहेगी ना, जैसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ठीक है, हमारा फेलिंगम ये ठीक रहेगा, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, जो हमारी बाइल का कलर है अगर वो हमारा नॉर्मल रहेगा, तो इससे हमारा जो बॉडी का इंडिकेटर है वो बताएगा हमें कि हमारी बॉडी स्वस्थ है। अगर इन चारों चीज़ों में कोई भी इनबैलेंस हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो इट्स मीन हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, हेल्दी नहीं है। यूनानी इस तरीके से जांचता है, ठीक है ना। यूनानी के अंदर चार रसों के संतुलन पर आधारित है, यानी कि ये चार रस है, इनका कहने का मतलब ये फोर ह्यूमर्स है। अगर हमारी बॉडी में ये चारों चीज़ों का बैलेंस रहेगा, ये चारों चीज़ें ठीक रहेगी, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से सही है। अगर चारों में से किसी में भी आप लोगों को प्रॉब्लम दिखी या कोई भी इम्बैलेंस हुआ, तो यूनानी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो, या फिर आप बीमार हो चुके हो, या आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। तो यूनानी का डायग्नोसिस का हमारा यही सिस्टम है कि चार ह्यूमर्स को चेक किया जाता है और इसी से वो डिसाइड करता है कि आपको हुआ क्या। और मेरे प्यारे बच्चों, यूनानी के अंदर भी आप लोगों को कोई भी मॉडर्न मेडिसिन नहीं देते, मॉडर्न टेक्निक का यूज नहीं होता। ये भी हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, पुरानी हर्ब से ही इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, मिनरल्स से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट है, हमें चाहे दूध की बात हो रही हो या मीट की बात हो रही हो या कुछ भी जो हमें एनिमल से मिलता है खाने के लिए, उनसे ये ट्रीटमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। आपकी अलग अलग बीमारी होगी, अलग अलग डायग्नोसिस, ये चार चीजें हैं, चारों चीजों को चेक किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर डिसीज, और देन आप लोगों का ट्रीटमेंट भी आपके डिसीज के बेस पर ही करते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला है हमारा सिद्धा। ये सिद्धा क्या है, ये सिद्धा ना हमारा साउथर्न एरिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। साउथर्न एरिया, साउथ समझ रहे हो ना, केरल साइड में, केरल में उस साइड में सिद्धा पद्धति का यूज किया जाता है। वहाँ पे ना तो मॉडर्न यूज किया जाता है टेक्निक्स, ना मॉडर्न मेडिसिन का ये चेक किया जाता है, ना ही वहाँ पे हमारा आयुर्वेद लिया जाता है, ना ही वहाँ पे होम्योपैथी होता है, ठीक है ना। नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन ज्यादातर हमारा सिद्धता पद्धति को, इस ट्रेडिशनल को यूज किया जाता है, इसके थ्रू ट्रीटमेंट लिया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर भी हमारा जड़ी बूटियां, धातुएं, खनिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यानी कि मिनरल्स का यूज करते हैं इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे जड़ी बूटियां देख रहे हो, जड़ी बूटियां क्या है, जड़ी बूटियों को सिंपल समझ लो, ये भी एक प्लांट सी है, प्लांट सी होता है ना जड़ी बूटियां, प्लांट से ही तो बनती है जड़ी बूटियां, प्लांट से ही तो मिलते हैं, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा स्टैंडर्डाइज, क्वालिटेटिव और हमारा एक बेस्ट प्योरिटी इफेक्टिव बनाने के लिए फार्माकोग्नोसी का इन सारी पद्धतियों में और मॉडल पद्धतियों में यूज किया जाता है फार्माकोग्नोसी का, ठीक है ना। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ग्रेट, बहुत बढ़िया ललित। हाँ, तो इसका भी ट्रीटमेंट हमारा जड़ी बूटियां, धातुएं, खनिज से होता है, ठीक है ना। अब आता है हमारा होम्योपैथी। होम्योपैथी पता है क्या है, होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन दी जाती है, ना तो वो गोली होती है और ना ही वो सिरप होती है। वो किस टाइप की होती है, वो एक एक्सट्रैक्ट होता है, किस चीज का, प्लांट का, जड़ी बूटियों का। समझ में आ रहा है ना। जितनी भी हमारी नेचर से मिलने वाला जो भी चीजें हैं, वहां से ना एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट से ना उसका एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है, एपीआई निकाला जाता है, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। उस एपीआई के से हमारा ना यहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती है लिक्विड फॉर्म में, और उसको देने का जो तरीका है ना, छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां होती है, आप लोगों ने देखी ही होगी। एक डिब्बी के अंदर उस लिक्विड को, उस एक्सट्रैक्ट को डालते हैं और फिर उस दाने को खाते हैं, ये देते हैं। लंबा कोर्स चलता है इनका, कम से कम। होम्योपैथिक अगर आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, ये ना छोटी छोटी डोज में अपनी मेडिसिन देते हैं, और वो थोड़ी थोड़ी डोज आपको ठीक करती है, लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड में। लेकिन हाँ,
ये गारंटी है कि होम्योपैथी सबसे सक्सेसफुल है और ये थोड़ा लंबा समय लेती है, इमरजेंसी में ये काम नहीं आता, बट हाँ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, होम्योपैथी भी हमारे एक ट्रेडिशनल, एक पुराना एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा ये पद्धति है। इससे मेडिसिन जो होती है वो एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है प्लांट से, उसी से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। स्मॉल डोज इसके अंदर दिया जाता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। और मैनी रेमेडी आर प्लांट डेराइव, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो प्लांट से, पौधों से प्राप्त होती है। और इसमें भी हमारा जो फार्माकोग्नोसी है वो हर्ब्स का स्टैंडर्ड, हर्ब्स की क्वालिटी और इफेक्टिव मेडिसिन को आइडेंटिटी करने के लिए फार्माकोग्नोसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। फार्माकोग्नोसी इसके अंदर यूज की जाती है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि हम लोग बेस अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। ये भी हम लोगों ने जान लिया कि एलोपैथी के अंदर जैसे कि एस्प्रिन हमारा विलो बार्क से लिया जाता है, मोर्फिन हमारा ओपियम से बनाया जाता है, और जो हमारा क्वेनिन है, ये क्वेनिन भी हमारी एक ड्रग ही है, मॉडर्न ड्रग, जो कि हमारा सिंसोना बार्क से लिया जाता है। दालचीनी है ना, उससे उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर हमारी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर इसको मिलाया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। आयुर्वेद के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, तीनों दोषों यानी कि वात पित्त कफ तीनों को संतुलन बनाने पर यह ध्यान देता है। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम जो अभी हम लोग मॉडल सिस्टम जो यूज कर रहे हैं ना, ट्रेडिशनल सिस्टम में ना हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे होमर्स है उनको चेक किया जाता है, लेकिन आज जो हम लोग मॉडल टेक्निक ले रहे हैं वो सिर्फ डिसीज पर, इन्फेक्शन पर और हमारे बाहर से आए हुए एंटीजेंस पर ध्यान देती है। लेकिन पहले के समय पे पता है क्या करते थे, हमारी बॉडी को डायग्नोस करने के लिए अभी मॉडल टेक्निक में बहुत सारे वैरायटी ऑफ डायग्नोसिस आ चुके हैं, लंबे चौड़े न जाने क्या क्या आ चुका है, लेकिन पहले के समय पे ना इतना कुछ झंझट नहीं था, सभी को पता है। ये हमारे ना बॉडी के अंदर कुछ होमर्स होते हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और इनका मानना ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आयुर्वेद का मानना क्या है, वात पित्त और कफ, अगर ये तीनों चीज संतुलित हो जाए तो हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हम लोग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। ठीक है ना, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए अब मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों आगे की। यूनानी क्या करता है, यूनानी आपका खून देखता है, यानी कि आपका ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन में आपका कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ब्लड आपका थिक तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। बलगम चेक किया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई म्यूकस टाइप का तो नहीं जम गया है, ठीक है ना, फेलेंगम तो नहीं आ गया। इसके बाद पीला पित्त और काला पित्त, ये भी चेक किया जाता है, पीला पित्त और काला पित्त, ठीक है ना। अगर कोई भी आप लोगों को पीला पित्त और काला पित्त भी आपकी बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस और बॉडी के अंदर आपके डाइजेशन या फिर आपसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दर्शाता है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी सिद्धा को भी समझ लेते हैं। सिद्धा हमारा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा स्केल में इसका यूज किया जाता है, सिद्धा का प्रयोग किया जाता है, इस पद्धति के थ्रू वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया जाता है, ठीक है ना। आयुर्वेद के समान ये बिल्कुल वही जड़ी बूटियों के थ्रू इसमें ट्रीटमेंट लिया जाता है, ठीक है ना। मिनरल्स खनिज वगैरह का इसके अंदर यूज किया जाता है। शरीर मन और पर्यावरण में संतुलन ये बनाने की कोशिश करता है, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अगर हमारी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस नहीं बनाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होएगी। तो इनका ये मानना है, सिद्धा इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है और ये कहती है अगर हमारी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस कर जाती है तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए ये भी समझ में आ गया। फार्माकोग्नोसी का रोल क्या है, इसके अंदर औषधियों को सुरक्षित आइडेंटिटी करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्वालिटिव बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए और उनकी पहचान के लिए फार्माकोग्नोसी इन सारे ट्रेडिशनल में और इन सारे मॉडल पत्तियों में यूज की जाती है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो होम्योपैथी भी सेम ऐसे ही है, इसके अंदर भी हमारा एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है प्लांट से और उस एक्सट्रैक्शन से ही हमारी मेडिसिन दी जाती है और ये भी आपकी बॉडी के अंदर हो रहे अलग अलग चेंजेस को ठीक करने के लिए इस पत्ती का यूज किया जाता है। ओके आगे चलो। एक हमारा था चाइनीज सिस्टम, यानी कि चाइना में होने वाला, ये 2000 साल पुराना, ये बेस ऑन द यिन कांग बैलेंस यानी कि एनर्जी फ्लो, यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, एक्यूपंक्चर एंड एक्सरसाइज। ये आपका ट्रीटमेंट पता है कैसे करता है, आपका ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर के थ्रू, हर्ब्स मेडिसिन के थ्रू
और मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज के थ्रू, जो फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वो ये 3 चीज़ों के थ्रू आप लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। या तो आप लोगों को हर्ब्स मेडिसिन देंगे, ठीक है, एक्यूपेंचर करेंगे। एक्यूपेंचर आप सभी को पता है ना, एक्यूपेंचर ना एक नीडल टाइप की होती है, तो आपके ना कुछ एक्यू प्रेशर होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, हर जगह पॉइंट्स होते हैं। तो वहाँ पे ना इन लोगों को पता होता है कि कौन सा प्रॉब्लम में कहाँ पे आपको एक्यूपंक्चर देना है, कहाँ पे आपको निडल लगानी है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता ही है। मैनी यूनिक हर्ब्स लाइक गिनसेंग, इपेद्रा एंड लिकोरिस, ये इनका यूज किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर ये हमारी हर्ब्स के नाम है। ओके, तो ये हर्ब्स के नाम है। फार्माकोग्नोसी भी इसके अंदर हर्ब्स को पहचानने, क्वालिटिव बनाने, स्टैंडर्डाइज, क्वालिटी कंट्रोल और मेरे प्यारे बच्चों प्योरिटी इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें यूज किया जाता है। और फार्माकोग्नोसी का हमारे चाइनीज पद्धति है, जो चाइनीज सिस्टम है, जो उसमें भी फार्माकोग्नोसी का मेन रोल है। और ये जो हमारा चाइनीज सिस्टम है, ये कितने साल पुराना है? ये हमारे 2000 साल पुराना है, ठीक है ना। इतनी भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी हम लोग हर्ब्स वगैरह देते हैं, जड़ी बूटियाँ ही देते हैं। चलिए, और याद रखिएगा जो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है यिन यांग, यिन यांग का मतलब होता है एनर्जी। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी के फ्लो को ये बनाने की कोशिश करता है। इनका कहना है अगर आपकी बॉडी में एनर्जी, उत्साह आपके बॉडी में बना रहेगा तो आप कभी भी बीमार नहीं होगे, ठीक है ना। चलो, क्या बोल रहे हो? बात, एक बार और क्लैरिटी करो, क्या होता है, क्या बोल रहे हो? कफ क्या होता है ये पूछ रहे हो क्या? ओके, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूं मैं। कहाँ पे लिखा है बात पित्त? पीछे की बात कर रहे हो क्या? यहाँ पे हम लोगों ने पित्त की बात की थी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है उसको चेक किया जाता है, ठीक है ना। येलो बाइल, वाइल है ना, ब्लैक बाइल, इनकी बात कर रहे हो। करिश्मा, आपका कुछ डाउट है मुझे लग रहा है, आप एक बार और पूछिए। यिन यांग एक चाइनीज वर्ड है और इसका मतलब होता है एनर्जी फ्लो। आपकी बॉडी में उत्साह, आपकी बॉडी की एनर्जी, उसको बनाए रखने की कोशिश करता है ये। और उसी से ही इनका कहना है कि अगर आपकी बॉडी में इन यांग बैलेंस रहेंगे, एनर्जी बैलेंस रहेगी, हर एक बॉडी पार्ट्स की एनर्जी बैलेंस रहेगी, तो आप कभी बीमार ही नहीं होगे। अगर आपको कोई बीमारी है तो इट्स मीन यिन यांग आपका बिगड़ा हुआ है, एनर्जी फ्लो नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, एनर्जी का फ्लो नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आयुर्वेद की बात कर रहे हो ना? वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीज नहीं पता आप लोगों को? चलिए मैं बता देता हूँ। वात की आयुर्वेद में आप लोगों ने बताया, हमने बताया कि आयुर्वेद ना 3 चीज को बैलेंस करने की कोशिश करता है, वात, पित्त एंड कफ।
वात का मतलब होता है एयर, एयर का मतलब जो आप श्वास ले रहे हो ना, सांस ले रहे हो, इससे रिलेटेड, ठीक है ना। अगर आप लोगों के जो भी हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग छोड़ते हैं और इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना, ये हमारे ना चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है, ठीक है। हवा, गैस, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है, ओके। और जो आपका पित्त है, ये आपकी बॉडी के अंदर ना जितना भी अनडाइजेशन चीज़ें हैं, ठीक है, वेस्टेज, इन चीज़ों को बताता है। और कफ, कफ आपका जो ये कफ जम जाता है ना, इसके बारे में बताता है, ठीक है। ये समझ में आ रही है? चलो, इसके बाद हम लोग ने चाइनीज पढ़ लिया, इसके आगे चलते हैं। तो वात पित्त कफ क्लियर हुआ। वात का मतलब एयर होता है, पित्त का मतलब वेस्ट होता है, जो ना अनडाइजेशन चीजें होती है आपके उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात कर ले। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कल ही हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर जाना था, है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या कर रहा था हमारा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट and other organisms that are not directly involved in growth, development or reproduction but play important ecological role। हम लोगों ने कल ही आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलिज्म है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये हमारे डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हाँ ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज ये हमारा ना उसके अंदर एक मेन रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जैसे कि हम लोगों ने एल्कलॉइड पढ़ा था, ग्लाइकोसाइड्स पढ़ा था, इस टाइप के हमारे कुछ केमिकल्स कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रेट होते हैं प्लांट्स के अंदर, और ये हमारी मेडिसिन के अंदर इन एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ग्लाइकोसाइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इनसे हमारी मेडिसिन बनाई जाती है, और ये हमारे बॉडी के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सोल्व करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पेन वगैरह फील होता है, कुछ भी फील हो, जैसे कि हम लोगों को मॉर्फिन बनाना है, मॉर्फिन हमारा क्या है, ट्रेडिशनल ड्रग है, तो एल्कलॉइड का उसके अंदर यूज किया जाता है, एल्कलॉइड का, और एल्कलॉइड क्या काम करता है, हमारे पेन रिलीफ में काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे जैसे ये जा रहे केमिकल कंपाउंड है एल्कलॉइड, जैसे मॉर्फिन, क्विनिन है, पेन एज अ पेन रिलीफ हम इसको यूज करते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारे केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे प्लांट से, और ये क्या काम कर रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और ये हमारे ग्रोथ में डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं होते, लेकिन ग्रोथ की डेवलपमेंट करने के लिए हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यानी कि ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है ग्लाइकोसाइड्स, ये भी हमारा केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि डिजॉक्सिन, और ये हमारे हार्ट मेडिसिन है, बीटा ब्लॉकर्स। फिर आता है हमारा टैनिन। टैनिन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, टैनिन भी हमारा केमिकल कंपाउंड है, ये भी हमारे प्लांट्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कैथीन, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रेंथ देता है, ओके। फ्लेवेनॉइड्स, ये हमारा क्या है, क्यूरेसिटिन, ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है, एज एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन वगैरह आ जाए, रेडनेस वगैरह आ जाए, कोई भी इंजरी हो जाए तो वहाँ पे ये हेल्प करता है, ठीक है ना। फिर आता है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स भी हमारा केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, और ये हमारा मैंथोल और कैम्फर, ये यहाँ से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और मेरे प्यारे बच्चों एज अ कूलिंग एजेंट है, और ये हमें ठंडक, जैसे कि हम लोग कहीं पे बर्न हो जाए, जल जाए, या कहीं पे हमें जलन हो रही हो, तो वहाँ पे ये हम लोगों का यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन, एज अ ड्रग, और हम लोगों को कूलिंग, ठंडक देता है, ठीक है ना। फिर हमारा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रेजिन की बात करें, रेजिन भी हमारा केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होता है, और ये हमारा बेंजोइन मिल्क, ठीक है ना, एग्जाम्पल है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये हमारा एज अ एंटीसेप्टिक इंसेंस करता है। एंटीसेप्टिक यानी कि जो भी आप लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिक वगैरह को कम करने के लिए ये हमारा यूज किया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो इतनी बात क्लियर हुई, इसके अलावा कोई दिक्कत, आगे चले, ऑल क्लियर है ना। जो ललित ने पूछा है वही, ठीक है, हाँ मिल गया ना सभी को जवाब, इसमें अभी कोई दिक्कत है। अभी हम लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ये जाना कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारा एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हमारे प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी कुछ हार्मोन्स
प्रोड्यूस होता है वो केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये हमारी ग्रोथ में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। डायरेक्ट इन्वॉल्व का मतलब होता है अगर ये एल्कलॉइड प्रोड्यूस ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ग्रोथ नहीं होगी, ये हमारे केमिकल कंपाउंड हेल्प करते हैं, ठीक है ना। किस चीज में हेल्प करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ग्रोथ डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हो रहे अलग अलग चेंजेस में उनको रिलीफ देते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ये आगे बात करें, यहाँ पे की पॉइंट्स पढ़ लेना जरूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके बारे में और अच्छी तरीके से जानने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए नॉट एसेंशियल फॉर बेसिक लाइफ फंक्शन, यानी कि जो हमारी डेली रूटीन्स है उसमें जो यूज होता है, जैसे मूवमेंट होता है, डाइजेशन होता है, हम लोग हार्ट बीट वगैरह हो रहा है या अदर फंक्शनिंग हो रही है बॉडी के अंदर, उनमें ये यूज नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये यूज होते हैं हमारे डेली फंक्शनिंग में, चाहे मूवमेंट कर रहे हो या हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन फंक्शन कर रहा हो, ठीक है। अब हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहाँ पे यूज हो रहा है? ये हमारी डिफेंस करने में, हमारे बचाने में, हमारी बॉडी के अंदर हो रहे अलग अलग चेंजेस में उनमें हेल्प करता है, उनको ठीक करता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोगों ने जाना एल्कलॉइड एज अ पेन रिलीफर है, रेजिन्स हमारा एंटीसेप्टिक है ना, इस तरीके से। चलो ये तो आप लोगों को सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो है हमारा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर लिया, जो क्लासिफिकेशन हमारा यही है जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई है, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, फ्लेवोनॉइड और टर्पेनॉइड, ठीक है ना। ये हमारे क्लासिफिकेशन ही है, तो एक एक करके इसको और अगर अच्छे से जानना है तो देख लो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि एल्कलॉइड हो गया। एल्कलॉइड हमारा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड है, ये भी हमारा केमिकल कंपाउंड और हमारा प्लांट से प्रोड्यूस होने वाला कंपाउंड है। और ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मिलता है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है जिस प्लांट्स पर फूल आते हैं, फूल वाले पौधों में एल्कलॉइड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देता है हमारे ह्यूमंस के अंदर, यानी हम लोगों के अंदर। और ये यूज होती है मेडिसिन के अंदर एज अ पेन किलर और एज अ एंटी मलेरियल, ठीक है ना। जब भी हम लोगों को कोई भी मलेरियल फीवर होता है वहाँ पे एल्कलॉइड का यूज किया जाता है, एल्कलॉइड से बनने वाली ड्रग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ रही है? मॉर्फिन, क्विनिन, एट्रोपिन, ये मेडिसिन का नाम है जो कि हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है जो हम लोग यूज करते हैं। मलेरिया में यूज करते हैं हम लोग क्विनिन, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पे मॉर्फिन यूज करते हैं, एट्रोपिन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मॉर्फिन, आपको पता है कहाँ पे यूज होती है? एज अ पेन किलर यूज होती है, एज अ पेन किलर, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बॉडी एक्साइटेड हो जाए तब भी यूज होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई पेन हो बॉडी के पार्ट्स में, वहाँ पे हमारी मॉर्फिन यूज होती है। तेज दर्द हो रहा हो वहाँ पे हमारी मॉर्फिन यूज होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आता है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ग्लाइकोसाइड हमारा कंपाउंड मेड ऑफ शुगर प्लस नॉन शुगर पार्ट, सो मेडिसिनल इफेक्ट स्पेशली ऑन हार्ट। ग्लाइकोसाइड अभी मैंने आपको बताया ये हमारा केमिकल कंपाउंड है और ये हमारा प्लांट से ही हमारा प्रोड्यूस होता है और ये एज अ मेडिसिन भी यूज होता है। मेडिसिन, इससे मेडिसिन बनाई जाती है, हार्ट मेडिसिन बनाई जाती है, यानी कि जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो ये हमारे ग्लाइकोसाइड्स केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करें कौन कौन सी मेडिसिन बात करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, जैसे डिजॉक्सिन होता है, सीना ग्लाइकोसाइड्स होता है, इन मेडिसिन का यूज होता है हमारी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, तीसरा आता है हमारा फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड भी हमारा एक केमिकल कंपाउंड ही है और ये कहाँ पे बनता है और इनका यूज क्या होता है? प्लांट्स के अंदर ये प्रोड्यूस होता है और एंटीऑक्सीडेंट, एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये यूज होता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना। बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए फिनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। डिफेंस के लिए यूज किया जाता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए यूज किया जाता है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टी, यानी कि चाय की जो पत्तियां होती है ना, वो प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये मेन बात सी समझ में आ रही है? सभी बच्चों को क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। आगे चले, आगे हम लोग टर्पेनॉइड्स की बात करते हैं। टर्पेनॉइड्स यानी कि ये हमारा बहुत, ये भी हमारा क्या है? केमिकल्स कंपाउंड ही है और ये हमारा कहाँ पे यूज होता है मेरे बच्चों? आइसोप्रीन यूनिट से। और ये हमारा एसेंशियल ऑयल फॉर रेजिन, रेजिन हमने आपको बताया था एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों मेंथोल, कैम्फोर और साइट्रल, ये भी हमारा ड्रग है
समझने आ रहा है? इनका यूज करते हैं जहाँ पे हमें टर्पेनोइड्स मिलता है। ओके, इसका भी यूज कर रहे हैं हम लोग अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट में, जो हमें डिफेंस करने में हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है, हमें स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इनके अंदर एल्कोलॉइड है, एल्कोलॉइड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी। ओके, चलिए प्रॉपर्टी के अंदर बात कर लेते हैं। कंटेन नाइट्रोजन, थोड़ा सा ये टेस्ट में खट्टा होता है और मोस्टली एल्कलाइन इन नेचर, ये एसिडिक नहीं होता, ये एल्कलाइन होता है नेचर में, और सोल्यूबल इन एल्कोहल। ठीक है, और ये हमारे एल्कोहल और वाटर के अंदर थोड़ा कम, यानी कि एल्कोहल के अंदर ये सोल्यूबल है और वाटर के अंदर ये हमारा थोड़ा सोल्यूबल है। सोल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, यानी कि जो हम एल्कोलॉइड्स लेंगे, एल्कोहल के अंदर डालेंगे, OH के अंदर डालेंगे तो ये घुल जाएगा, और पानी के अंदर डालेंगे तो पूरा नहीं घुलेगा लेकिन थोड़ा बहुत घुल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, और ये प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, यानी कि अगर आप लोगों को एल्कलॉइड्स के बारे में जानना है, आइडेंटिटी करनी है, लेबोरेटरीज में टेस्ट करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? आप लोग ना, ये 3 टेस्ट आपके पास है, 3 टेस्ट के नाम है, जैसे कि ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, मेयर टेस्ट और हैगर टेस्ट। ये 3 टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर परफॉर्म करने होते हैं, और ये आप लोग एजेंट लोगे, यानी कि लेबोरेटरीज के अंदर जो हमारे केमिकल्स एजेंट रहते हैं ना, वो लोगे। अब यहाँ पे पोटेशियम लोगे, बिस्मुथ आयोडीन लोगे, कौन से टेस्ट में? ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में। ठीक है, और फिर आप लोगों को क्या मिलेगा रिजल्ट में? ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट नारंगी। ठीक है ना, ऑरेंज रेड मिलेगा आप लोगों को कलर देखने को जब आप लोग वहाँ पे टेस्ट करोगे। ठीक है, कैसे कैसे करना है? आप लोगों ने ये सारे तो ले ही लेंगे, रिएजेंट ले लोगे, रिएजेंट लेने के बाद आप लोग जिस एल्कोलॉइड को चेक करोगे ना, एल्कोलॉइड है या नहीं है, उसको लोगे, और फिर आप लोगों ने तीनों को मिक्स कर देना है डिस्टिल वाटर में। ठीक है, मिलने के बाद आप लोग को थोड़ा समय रखना है, और रखने के बाद फिर आप लोग कलर चेक करोगे, और अगर ये आप पे कलर आ गया नारंगी कलर, अगर आपको ऑरेंज कलर मिल गया तो बच्चा, तो सिंपल क्लियर है कि वहाँ पे हमारा ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट पास हो गया है, पॉजिटिव है कि हमें एल्कोलॉइड की पहचान इसने कर दी। अगर ये वाला कलर नहीं शो कर रहा तो या तो हमारा रिजल्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर एल्कोलॉइड से चेक कर रहे हो, अगर ये कलर नहीं आया तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि या तो आप गलत तरीके से कर रहे हो, या फिर जो आप लोगों ने एल्कोलॉइड लिया वो एल्कोलॉइड ही नहीं है, कुछ और है। ठीक है, इतनी बात सिंपल है, बहुत बढ़िया। मेयर टेस्ट और हैगर टेस्ट भी कुछ इस प्रकार से होगा, रिएजेंट हमारे ये है। ओके चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइड की। ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी कंपोज ऑफ शुगर प्लस नॉन शुगर पार्ट, यानी कि ये हमारा ना ग्लाइकोसाइड शुगर और नॉन शुगर पार्ट से मिलकर बना है। शुगर हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखियो, ये शुगर मिलकर बना है, और हमारा जो नॉन शुगर पार्ट है इसके अंदर वो क्या है? एग्लिकॉन। ठीक है, ग्लाइकोन, ग्लाइकोन हमारा नॉन शुगर पार्ट है और शुगर पार्ट हमारा दूसरा है, तो दोनों मिलकर ही हमारा ग्लाइकोसाइड्स बनता है। और ग्लाइकोसाइड हमारा वाटर के अंदर सोल्यूबल है और टेस्टलेस है और स्लाइटली बिटर है। टेस्टलेस है यानी कि उसके अंदर टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा ये क्या है, खट्टे टेस्ट मिलेगा आपको इसके अंदर अगर आप लोग इसको टेस्ट कर कर देखोगे। अब हम बात करें आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, लेबोरेटरीज के अंदर पता कैसे करोगे कि ये ग्लाइकोसाइड ही है या कुछ और है? ये आप लोग ना इन टेस्ट से पता करोगे। 3 टेस्ट के नाम है, ये हमारे रिएजेंट है और ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, आगे चले। चलो समझ में आया? कुछ इस प्रकार से उसकी वो होती है, गूगल पर कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लियो। चलो आगे चलते हैं अपन लोग। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके टेस्ट देख लीजिए, हमारा कौन सा टेस्ट है ये? फ्लेवेनॉइड का। फ्लेवेनॉइड का हमारा प्रॉपर्टी देख लो। फ्लेवेनॉइड फिनोलिक कंपाउंड होता है, येलो पिगमेंट होता है इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट यानी कि हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है और डिफेंस करता है, स्ट्रेंथ देता है, एंटीऑक्सीडेंट है। चलो टैनिन्स के बारे में जानो। टैनिन वाटर सोल्यूबल होता है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, एस्टिनिजेट यानी कि कसेला स्वाद होता है, अजीब सा स्वाद होता है इसका, प्रिसिपेट प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ पे ना हमारे पास 3 टेस्ट प्रेजेंट है, जैसे कि
सुडान 3 टेस्ट, टर्बिडिटी टेस्ट और फिल्टर टेस्ट, फिल्टर पेपर टेस्ट, ये 3 हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट है जिससे हम लोग टैनिन के बारे में जान सकते हैं कि हाँ ये हमारा टैनिन है या फिर नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑयल और सडन 3 स्टेन लेंगे मिक्स विद वाटर व्हेन शेक, जब हम टर्बिडिटी टेस्ट करेंगे। और फिल्टर पेपर टेस्ट करने के दौरान हम लोग ड्रॉप ऑन पेपर ऑब्जर्व ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, इस तरीके से कर कर हमारे ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। रेड कलर फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी और ट्रांसलुसेंट स्टेन विदाउट ग्रेसलेस। ठीक है, रेजिन के बारे में जान लो। रेजिन की प्रॉपर्टी क्या है, हमारा थोड़ा स्टिकी होता है, एमोर्फस होता है। एमोर्फस का क्या मतलब होता है, थोड़ा खोखलापन होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर हमारा सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर बिल्कुल भी ये क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता, और इन अल्कोहल के अंदर ही हमारा सोल्यूबल होता है। ये हमारे प्लांट एक्सुडेट से ही डेराइव किया जाता है, प्लांट से ही ये लिया जाता है। ठीक है, आगे चले। आगे हमारा यहाँ पे 3 टेस्ट है, जैसे कि अल्कोहल टेस्ट, HCl टेस्ट और टिंक्चर टेस्ट। ये 3 टेस्ट से हम लोग रेजिन के बारे में पता कर लेते हैं, रेजिन के बारे में जान लेते हैं कि हाँ ये हमारा रेजिन है या फिर नहीं। ठीक है ना, आगे चले। इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक बार इसको देख चुके हैं और वो सारा कुछ सामने लिखा ही हुआ है। ये हमारे रिएजेंट है, और करने का, इनको परफॉर्म करने का तरीका एक ही है कि आप लोग डिस्टिल वाटर लोगे, लेने के बाद ये सारे रिएजेंट लोगे, रिएजेंट मिलाने के बाद फिर आप लोगों को रेजिन भी लेना है, जिसको आप लोग टेस्ट कर रहे हो कि ये रेजिन है या नहीं। तीनों को मिक्स कर कर आप लोग रिजल्ट चेक करोगे यहाँ पे। ठीक है ना, रेजिन डिजोल्व करोगे, और रेजिन डिजोल्व करने के बाद रेजिन घुल जाता है। अगर रेजिन नहीं घुल रहा है तो वो रेजिन नहीं है। ठीक है, अगर घुल गया तो वो रेजिन है। इस तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आप लोग अब बताओ, अभी अभी आप आपको क्या पूछना है, क्योंकि हमारा ये पूरा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, अब आपके जवाब दूंगा। रेजिन, टैनिन और हमारा फिर था फ्लेवेनॉइड। ये 3 टेस्ट, और जितने भी हम लोगों ने टेस्ट जाने, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट जाने, और टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से करना है वो भी जाना। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, और स्ट्रक्चर आप लोग पूछ रहे थे ना, स्ट्रक्चर इसमें वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि बताया गूगल पर देख लेना, प्रैक्टिस कर कर वहाँ पे बना सकते हो ग्लाइकोसाइड की स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बना लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी बनाते तो कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि फार्माकोग्नोसी में आपको ये स्ट्रक्चर बनाना ही है। ठीक है, अगर बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और भी बढ़िया है। और स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग गूगल से चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और वैसे मैंने यहाँ पे दिखाई दिया था बना के। ठीक है, अभी किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया अभी तक, बोलो कुछ पूछना है, बताना है। वो शाम को आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे, या फिर आपके वहाँ पे कोर्स के अंदर ही दिखाई देंगे, है ना, अपलोड कर दिए जाएंगे PDF फॉर्म में, या फिर सर बता देंगे, जैसे भी है उनको बोल दिया जाएगा। कल वाली यूनिट के मिल गए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कल वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए थे। एग्जाम के एडमिट कार्ड आता है एग्जाम के 10 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की तो टेंशन ही ना लो। स्ट्रक्चर सबके होते हैं ना, देखो फार्माकोग्नोसी हमारा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नहीं भी बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे जरूरी है, एक तो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, कोलॉजी में, मेडिसिनल में, यहाँ पे आपने छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना अपने, वहाँ पे आप लोग बनाओ या ना बनाओ उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 को एग्जाम है, 2 को एग्जाम है, जुलाई में है ना, जुलाई में कि जून में, वो सर दे देंगे अभी आपको, शाम के टाइम दे देंगे, शाम को, शाम को। महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
2 जुलाई को एग्जाम है। अरे अभी तक नहीं आया आपका। AKTU है ना आपकी यूनिवर्सिटी? AKTU ना बिल्कुल भी सही नहीं करती कभी भी, बहुत गड़बड़ करती है। हर बार कोई ना कोई लफड़ा जोड़ती रहती है उसमें। अभी कुछ दिन पहले यहाँ नोटिस को लेके थोड़ा सा लफड़ा हुआ था नहीं। चलिए, एडमिट कार्ड की चिंता ना करो, आपको एग्जाम से मतलब है। 2 जुलाई को आपका एग्जाम है, वो तो चेंज होगा नहीं, उससे पहले वो कभी भी दे देंगे। एडमिट कार्ड से करना ही क्या है, एक दिन पहले भी आ जाए तो उसमें भी दिक्कत नहीं है ना, लेके ही तो जाना है। अपना इस पे ध्यान दो, जो आपको करना है। आपका मेन काम है भाई थ्योरी थ्योरी, ठीक है। उसको जितना बेस्ट कर पाओगे, ये बाहर की चीज़ों पे ध्यान ना दिया करो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, वो उनकी चिंता है। क्योंकि एडमिट कार्ड, उनको बिना एडमिट कार्ड के वो एग्ज़ाम लेंगे कैसे? आपको एग्ज़ाम देना है ना, ठीक है। और अपडेट आपको तुरंत मिल जाती है। अभी एडमिट कार्ड रिलीज होगा, आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी चैनल पे ऊपर ही, ठीक है। तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। AKTU ही है, हाँ AKTU बहुत लफड़ा करती है यार, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वरना बाकी यूनिवर्सिटी देख लो टाइम टू टाइम रहती है हर चीज़। चलिए, नेक्स्ट क्लास कितने टाइम में होगी? कल होएगी, कल। कल आपको ना अपडेट कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन हो जाएगी। कल ना हम लोग क्या करने वाले हैं, 5वीं यूनिट तो होएगी और फर्स्ट यूनिट भी देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट करेंगे या नहीं, ठीक है। तो दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी 5वीं यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। चार हम लोग 2 3 4 कर ही चुके हैं। देखो 4th यूनिट में ना अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जल्दी जल्दी हम लोगों ने इसीलिए किया, हम लोग पढ़ भी चुके हैं और सिंपल है, ये नोट्स देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा समझाने वाला है कुछ ऐसा नहीं था कि आपको थोड़ा सा टाइम लेके समझाना पड़े। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं अभी भी यहाँ पे खड़ा हूँ 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग क्लास को एंड कर देंगे, वो पूछ सकते हो, फिर उसको डिटेल में जाएंगे। स्ट्रक्चर की आप लोग बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर में बच्चों, स्ट्रक्चर का यही सीन है। फार्माकोग्नोसी में स्ट्रक्चर बहुत ही कम बनाते हैं बच्चे। वैसे मैं मना नहीं करूँगा, जो बनाएगा उसको बेस्ट नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर नहीं बनाते तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम किस टाइम होगी? कल। कल नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास होगी कल, और कल आपको बता दिया जाएगा आपके इस पर ही, एप्लीकेशन पर ही अपडेट आ जाएगी, ठीक है। मेंशन कर देंगे कि इतने बजे है। 2 यूनिट हो जाएगी। महा इंपॉर्टेंट क्लास शाम के टाइम पे सर बता देंगे, ठीक है। चले क्लास को एंड करें, फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी क्लास में। ओके, बाय बाय।